हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए हमारा जो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी वो कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें देख ली थी। फोटोसिंथेसिस जो है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर अप कर ली। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, उसके बाद हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, पिगमेंट्स और लाइट रिएक्शंस, ये सब हमने डन कर लिया था। लाइट रिएक्शंस के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको कैसे हम डार्क रिएक्शन में यूज में लेते हैं, वो सब चीजें भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन में हमने C3 जो साइकिल होती है वो हमारी कंप्लीट कर ली थी, को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। एंड इसका एनर्जी कैसे बैलेंस होती है, सारी चीजें, कितने इनपुट लगते हैं एनर्जी की, कितने CO2 है जैसे ATP, NADPH, और कितना आउटपुट होता है, वो सब चीजें भी हमने देख ली थी। एक कार्बन से भी देख ली थी, 3 कार्बन से भी देख ली थी, एंड 6 CO2 जो है 6 कार्बन वाला, उससे भी हमने देख ली थी। मतलब कहने का यहाँ ये है, अगर एक CO2 होती है तो 3 ATP एंड 2 NADPH यूज में आते हैं। एंड उसके बाद क्या है, अगर 3 कार्बन होते हैं, 3 CO2 या फिर कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर 9 ATP एंड 6 NADPH2 यूज में आते हैं, यानी यूटिलाइज किए जाते हैं। एंड 6 कार्बन लेते हैं हम, तो यहाँ क्या होता है, 18 ATP एंड 12 NADPH2 यूज में आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कितने कार्बन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, क्योंकि हमारे एक शुगर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने हैं, 6 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। अगर 6 कार्बन हमें चाहिए होंगे तो उसके लिए क्या है, हमें 6 CO2 यूज में लेनी होगी, तब जाके हमें एक शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि 6 कार्बन का होता है। जैसे हम एग्जांपल फॉर ग्लूकोज ले सकते हैं। तो यहाँ क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए हमें क्या है, 6 CO2 यूज में लेने होंगे। अब 6 CO2 अगर यूज में लेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ क्या है, 18 ATP यूटिलाइज करनी पड़ेगी एंड 12 NADPH यूज में लेने पड़ेंगे। ये था हमारे 6 के अकॉर्डिंग सारी चीजें मेजरमेंट। एंड हम अगर यहाँ एक कार्बन लेंगे तो 3 ATP एंड 2 NADPH यूज में आएगा, एंड 3 कार्बन लेंगे तो 9 ATP एंड 6 NADPH होगा। 1 कार्बन, 3 कार्बन एंड 6 कार्बन का मैंने बता दिया है। और इन तीनों के ऊपर कैसे भी घूम फिर के क्वेश्चंस आता है कि एक कार्बन होगा तो कितनी ATP होगा, कितना NADP, 3 कार्बन होंगे तो कितने होंगे, एंड 6 कार्बन होंगे तो कितने होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे C4 साइकिल। हमने C3 साइकिल देख ली है, ठीक है। C3 साइकिल का नाम C3 ही क्यों पड़ा था, ये चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो 3 कार्बन का होता है। जबकि C4 साइकिल का जो नाम है C4 क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो हमारा 4 कार्बन का होता है, जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। तो यहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमें मिलता है, इसलिए क्या है, इसको C4 पाथवे या C4 साइकिल बोलते हैं। एंड इस पाथवे को हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोला गया है, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका नाम हैच एंड स्लैग पाथवे भी पड़ा है। इसी तरह से C3 जो साइकिल थी, पाथवे था, उसको केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी डिस्कवरी जो है वो केल्विन साइंटिस्ट ने की थी, इस वजह से। यहाँ हम देखते हैं C4 pathway. Plants that are adapted to dry tropical regions have the C4 pathway. Such plants are called C4 plants. यहाँ क्या है, C4 plants कौन कौन से होते हैं, शुगर केन, मेज, sorghum, अमरैंथस, सालसोला एंड एट्रिप्लेक्स, ये सारे होते हैं हमारे C4 प्लांट्स। आपको एग्जांपल्स लर्न रखने हैं, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं से ही आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। अब इसकी फीचर्स देखते हैं हम C4 प्लांट्स की। दे हैव ए स्पेशल टाइप की, इनकी क्या है, जो लीफ होती है उसकी थोड़ी सी स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है, और उस स्पेशल टाइप की जो एनाटॉमी होती है लीफ की, उसको ब्रांच एनाटॉमी बोला गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये टॉलरेट कर लेते हैं हाई टेम्परेचर, क्योंकि इस तरह से इन्होंने अपनी लीफ की जो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, उसको इस तरह से इन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन किया है या फिर इवॉल्व हुए हैं कि वो हाई टेम्परेचर को भी क्या है, टॉलरेट कर जाते हैं, उसके लिए भी क्या है, रेजिस्टेंट होता है। रीजन क्या है,
पायरूवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज पीपीडीके इसको बोलते हैं, ए लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम फॉर C4 पाथवे। ठीक है, थर्ड C4 प्लांट शो करते हैं पुअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट लो टेम्परेचर। यहाँ क्या है, रीजन क्या है, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं क्योंकि यहाँ एक एंजाइम होता है पीपीडीके जो कि सेंसिटिव होता है लो टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर होता है तो ये क्या है, काम नहीं करता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो यहाँ क्या है, इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो भी लो हो जाती है। दे शो ए रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ओके, द लैक ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ क्या है, एक फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बन अपन फिक्स करते हैं उस कार्बन को अनफिक्स किया जाता है फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो यहाँ ये चीज भी लैक होती है क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस की रेट क्या है, कम हो जाती है इस वजह से। Thus they have a greater productivity of biomass. The evolution of the C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing the water loss. ठीक है, यहाँ क्या है, मतलब कि इन्होंने जो इनके लीव्स में इस तरह के एनाटॉमी इन्होंने अडेप्ट की है कि यहाँ क्या कर रहे हैं, ये इनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या है CO2 मिलती रहे एंड बहुत कम अमाउंट में क्या है वाटर लॉस हो। अगर वाटर लॉस जो है वो कम अमाउंट में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है ना उसकी रेट यहाँ क्या है, कम है। अगर फोटोसिंथेसिस की रेट कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर लॉस जो है वाटर वेपर फॉर्म में उड़ेगा ही नहीं, वाटर लॉस कम होगा। इस तरह से यहाँ क्या है, वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जाता है एंड CO2 की अवेलेबिलिटी जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाता है। C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbons। यहाँ क्या है हमारे, यहाँ क्या बोला है कि जो C4 प्लांट जो होता है वो बहुत ज्यादा दोगुने मतलब ट्वाइस इफिशियंट होते हैं C3 प्लांट्स के कंपेयर में कार्बन को फिक्स करने में। ठीक है, एंड यहाँ क्या बोला गया है, C4 प्लांट लूज ओनली हाफ as much water as a C3 plants for the same amount of CO2 fixed। यहाँ क्या है, C4 प्लांट्स जो होते हैं, देखो दो पॉइंट है यहाँ पर, C4 प्लांट्स जो होते हैं वो ट्वाइस इफिशिएंट होते हैं कार्बन को फिक्स करने में कंपेयर टू C3 प्लांट्स। एंड यहाँ पर ये क्या करते हैं, वाटर का लॉस भी क्या है, जो लॉस होता है वो भी बहुत हाफ अमाउंट में करते हैं कंपेयर टू C3 प्लांट्स। एंड यहाँ पर क्या है, जो फिक्स होता है CO2 वो दोनों में सेम अमाउंट में ही होता है, जबकि जो वाटर का लॉस होता है वो हमारे C3 में ज्यादा होता है बजाय C4 के कंपेयर में। C4 में क्या है, वाटर का लॉस बहुत कम होता है, जबकि ये उन्हीं के जितने ही कार्बन को फिक्स कर पाते हैं, मतलब C3 प्लांट्स की जितना ही C4 प्लांट जो है कार्बन को फिक्स करते हैं। और इसके बदले यहाँ क्या हो रहा है, वाटर का लॉस जो होता है C3 में ज्यादा होता है एंड C4 में उससे आधा गुना ही होता है। ये चीज यहाँ बोली गई है, इसलिए ज्यादा इफिशिएंट इनको माना है। अब हम देखते हैं क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है, जो कि C4 प्लांट्स ने अडेप्ट की है। इससे ये क्या कर रहे हैं, हमारे मिनिमाइज कर रहे हैं वाटर की लॉस को। कैसे कर रहे हैं, एक बार हम देखते हैं क्रेंच एनाटॉमी होती क्या है। मेसोफिल्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फ्लैसिड एंड स्पंजी टिश्यूज। आप लोगों को एक चीज तो पता होगी, जो मेसोफिल टिश्यूज जो होता है ये क्या है, दो टिश्यूज में डिफरेंशिएटेड होता है। एक होता है प्लैसिड पैरेन्काइमा टिश्यू एंड एक होता है स्पंजी पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, तो इन दोनों टिश्यूज में क्या है, हमारे जो डाइकोट प्लांट्स की जो लीफ होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है, जबकि मोनोकोट्स की जो लीफ होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इनको हम मतलब क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि प्लैसिड टिश्यू कहाँ है हमारे और जो प्लैसिड स्पंजी टिश्यू है वो कहाँ है। ये डिस्टिंग्विश हम मोनोकोट प्लांट्स में नहीं कर सकते। अच्छे से क्लियरली डिस्टिंग्विश हम दोनों को कर सकते हैं, दोनों टिश्यूज को, डाइकोट प्लांट्स में। Got it? अब है cells of bundle sheath arranged in concentric ring के around vascular bundles। Cells of mesophyll and bundle sheath are interconnected होते हैं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, एक सेल की वन सेल टू सेकंड सेल की जो साइटोप्लाज्म है इनको आपस में
इंटरकनेक्ट करके रखते हैं इस तरह से। बंडल शीथ सेल्स मेड फ्रॉम सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थिक वॉल होती है जो कि इम्पीरियस होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, एंड इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें देखी गई है। अब हम देखते हैं हमारे जो C4 प्लांट्स में किस तरह का अडेप्टेशन किया गया। यहाँ क्या है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कैसे, यह क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेसोफिल सेल्स का स्मॉल होता है साइज में, एंड इसको बोला गया है विथ ग्रेना, इसके अंदर ग्रेनम भी पाए जाते हैं। और कुछ क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें जो बंडल शीथ सेल है वो लार्ज होती है साइज में और एग्रेनल होती है, मतलब यहाँ जो ग्रेनाला वाला पार्ट जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेना पार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसको एग्रेनल बोला गया है। इसमें ग्रेना पार्ट प्रेजेंट होता है उसको ग्रेनल बोला गया है, और साइज में ये स्मॉल होता है जबकि ये साइज में लार्ज होता है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ आप देखिए, ये है इसकी अपर सरफेस जिसको एडैक्सियल एपिडर्मिस बोला गया है। ये है इसकी लोअर एपिडर्मिस जिसको अबैक्सियल एपिडर्मिस बोला गया है। फिर है ये प्लेसिड मेसोफिल, ठीक है, जिसकी जो सेल्स है प्लेसिड मेसोफिल की वो इलोंगेटेड इस टाइप की सेल्स होते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। जबकि स्पंजी मेसोफिल्स जो सेल्स होती है, देखो ये वाली, ये क्या होती है, राउंड होती है, ओवल शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, और इनके बीच बीच में इस तरह से इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, या फिर एयर कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, और इनके बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटल कैविटी भी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट रहती है। तो ये है हमारे C4 प्लांट्स की डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कैसे प्रेजेंट होता है। नॉर्मल मैंने लीफ की आपको स्ट्रक्चर भी बता दी है कि कैसे कैसे ये प्रेजेंट रहती है, और क्रेंच एनाटॉमी भी मैंने आपको समझा दी। अब हम देखते हैं क्या मैकेनिज्म है C4 पाथवे की। दिस पाथवे दैट हैव बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैक पाथवे, जो कि इन साइंटिस्ट के डिस्कवरी के ऊपर दिया गया है। इट अगेन ए साइक्लिक प्रोसेस, C4 पाथवे जो है वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, आपको पता है। The primary CO2 acceptor is a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है CO2 मॉलिक्यूल को वो होता है पैप, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PEP पैप। तो ये होता है हमारे 3 कार्बन का, ठीक है, 1 कार्बन हमारा CO2 से आ ही रहा है। इस तरह से 4 कार्बन का एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस वजह से इसको क्या है, C4 पाथवे बोला गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स, ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट रहता है हमारे मेसोफिल सेल में। कौन, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पैप कार्बोक्सिलेज एंड पैप केज। यहाँ क्या है, पैप केज और पैप कार्बोक्सिलेज एक ही एंजाइम है। यहाँ केज को क्या है, कार्बोक्सिलेज को शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है इसको शॉर्ट में बोलते हैं पैप केज, ठीक है। It is important to register that the mesophyll cells in C4 plants lack Rubisco enzyme। यहाँ क्या होता है, ये important है रजिस्टर करने के लिए। mesophyll cells in C4 plants, यहाँ पर क्या होता है, Rubisco enzyme जो होता है वो हमारे एब्सेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। The C4 cycle oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells। यहाँ क्या है, C4 साइकिल में ऑक्सलोएसिटिक एसिड बनता है हमारे मेसोफिल सेल्स के अंदर। इट देन फॉर्म 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का ही होता है, एस्पार्टिक एसिड in the mesophyll cells itself which are transported to bundle sheath cell। यहाँ क्या है, अदर फॉर्म भी होती है हमारे 4 कार्बन्स की, जैसे कि हमारे ऑक्सलोएसिटिक एसिड हुआ, एस्पार्टेट हुआ, ये सब ये भी मेसोफिल सेल्स में ही होता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर। इन बंडल शीथ सेल्स दिस C4 acids are break down to release CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है पायरुविक एसिड। यहाँ क्या बोला गया है, ये बंडल शीथ सेल में जाके ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या है, ये ब्रेक डाउन होते हैं। जो C4 कार्बन है ये वापस टूटता है हमारे, एक तो टूटता है
3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, और एक होता है हमारे CO2 फिर से रिलीज, ठीक है। और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ क्या बनता है, पायरुविक एसिड। अब से 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है हमारे पायरुविक एसिड, ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारी मेसोफिल सेल में, क्योंकि वहीं पर ही रहता है, इसकी लोकेशन जो है वही है, वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पैप, ठीक है। अगेन पैप में ये कन्वर्ट होता है, थर्स कंप्लीटिंग द साइकिल। इस तरह से साइकिल कंप्लीट होती है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी साइकिल कैसे रन करती है। एक बार आप लैंग्वेज को अच्छे से समझिए। द CO2 रिलीज इन द बंडल शीट सेल्स एंटर इन C3 साइकिल। यहाँ क्या हो रहा है, हमने यहाँ देखा C4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना था, ये वापस से क्या ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे बंडल शीट सेल्स में। यहाँ इसका जैसे ही बंडल शीट सेल में जाता है तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 प्लस में 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में। अभी जैसे ही पायरुविक एसिड में और CO2 में रिलीज होता है तो यहाँ क्या होता है, हमारे जो CO2 होता है वो वापस बंडल शीट सेल में क्या करता है, C3 जो साइकिल होती है उसके अंदर यूज में ले लिया जाता है, एंड हमारी जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था ये वापस जाता है मेसोफिल सेल में, एंड पैप में मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट साइकिल को रन करवाने के लिए। इस तरह से साइकिल रन करती है हमारी। फिर है The bundle sheet cells in C4 plants are rich in an enzyme Rubisco but lacks Papkage enzyme। अब यहाँ क्या है, जो मेसोफिल सेल्स होती है वहां पर तो क्या है, हमारे रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है, बट वहां क्या है, पैपकेज एंजाइम हमारे प्रेजेंट होता है। लेकिन बंडल शीट सेल में क्या है, रूबिस्को तो प्रेजेंट होता है, एंड बंडल शीट सेल में क्या है, पैपकेज एब्सेंट होता है, जबकि ये मेसोफिल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है और ये मेसोफिल में ये क्या है, एब्सेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बंडल शीट सेल में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड पैपकेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि हमारे मेसोफिल सेल्स के अंदर पैपकेज प्रेजेंट होता है एंड रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। Thus, the basic pathway that results in the formation of sugar is common to the C3 and C4 plants. Common pathway है ये C3 and C4 plants के लिए शुगर का जो फॉर्मेशन होता है वो। अब हम देखते हैं एक बार लीफ के और स्ट्रक्चर में आपको दिखाना चाहूँ तो ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस, स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू, ये है प्लेसिड मेसोफिल टिश्यू, ये है हमारे स्टोमेटा, ये है गार्ड सेल्स स्टोमेटा की, ये है वेंस। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेसोफिल सेल्स, ये है मेसोफिल सेल्स एंड ये है बंडल शीट सेल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है मेसोफिल सेल्स में क्या क्या हो रहा है एंड बंडल शीट सेल में क्या हो रहा है। अभी अपन ने पढ़ा था बंडल शीट सेल के अंदर क्या है, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, जबकि पैपकेज जो एंजाइम है वो एब्सेंट होता है, जबकि मेसोफिल में क्या है, PEP पैपकेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट रहता है एंड रूबिस्को एंजाइम यहाँ पर क्या है, एब्सेंट होता है। ये चीज आपको मैंने लैंग्वेज में बता दी थी। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक CO2 आती है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये कन्वर्ट होती है बाइकार्बोनेट में HCO3 माइनस में, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, हमारे फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है PEP एंजाइम जो है यहाँ प्रेजेंट है इस तरह से। तो दोनों मिलकर के क्या है, C4 कार्बन का क्या है, एक एसिड बनाते हैं, उस एसिड को बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है। तो यहाँ फिक्सेशन हो गया है कार्बन्स का, तो C4 एसिड बन गया है। C4 एसिड में यहाँ क्या क्या आ सकता है, अल्टरनेट होते हैं 2 एसिड्स और, जैसे कि मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ही बनता है, ठीक है। फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है मेसोफिल सेल से, देखो इस तरह से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ है हमारे बंडल शीट सेल्स के अंदर। जैसे ही बंडल शीट सेल के अंदर होता है, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जो कार्बन फिक्स हुआ था उसको वापस से ब्रेक डाउन किया जाता है। कैसे कैसे हो रहा है, एक यहाँ एक तो CO2 में ब्रेक डाउन हो रहा है, एक हो रहा है C3 एसिड में। अब C3 एसिड में यहाँ क्या बनता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। फिर ये वापस ट्रांसपोर्ट होता है C3 एसिड जो है हमारा पायरुविक एसिड, एंड इसका रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन के बाद ये क्या है, फिर से पैप एंजाइम के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। ये थी हमारे प्रोसेस C4 साइकिल की, किस तरह से हो रही है, एटमॉस्फेरिक CO2 हमारी आ रही है किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स में हमारे फॉस्फोइनोल पायरुवेट रहता है, ठीक है, ये दोनों मिलकर के फिक्सेशन करते हैं
C4 एसिड का कौन कौन सा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ इस तरह से फिर फिक्सेशन होने के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में ये जाता है तो यहाँ बीच में क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है दोनों सेल्स के बीच में, चीज मैंने अपने पढ़ी थी। यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है आता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो वापस ही ब्रेक डाउन होता है CO2 में प्लस C3 एसिड में। C3 एसिड में यहाँ पायरुविक एसिड बनता है या फिर पायरुवेट इसको बोल सकते हैं। यहाँ जो CO2 रिलीज होता है ये कैल्विन साइकिल में हमारे यूज में लिया जाता है, फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल। जो C3 साइकिल होती है वहां पर जो रिलीज किया हुआ CO2 होता है वो फिक्स्ड किया जाता है, वहां पर इसको यूज में ले लिया जाता है। फिर C3 एसिड जो होता है हमारा ये वापस ट्रांसपोर्ट होता है मेसोफिल सेल्स में एंड इसका रीजनरेशन हो जाता है पैप एंजाइम में। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रोसेस। ये था एक डायग्राम। एक और डायग्राम अपन इससे भी समझ सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक CO2 आ रही है तो यहाँ क्या है, ये देखो पैप है हमारा। ठीक है, यहाँ पैप कार्बोक्सिलेज जो है या पैपकेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में यहाँ क्या है, यहाँ देखो ये पाथवे क्या है, इतना ही है। यहाँ पर क्या है, जो कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहाँ एक एंजाइम काम कर रहा है पैपकेज, ये चीज आपको पता थी। ठीक है, तो यहाँ वो चीज भी दिखी, इसलिए मैं अलग अलग दो डायग्राम इसलिए लाई हूँ कि आपको अगर वो यहाँ कुछ चीज लैक कर रही हो तो वो आपको यहाँ क्लियर हो जाए। ठीक, इस तरह से ये मेसोफिल सेल्स है, ये बंडल शीट सेल है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ CO2 आ रही है एटमॉस्फेरिक एंड पैप है हमारा, तो यह पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, फिर इसको मैलेट में कन्वर्ट किया गया है, ये भी हमारे 4 कार्बन का होता है। यहाँ मैलेट में कन्वर्ट किया हुआ क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मैलेट जो होता है वो थोड़ा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है थोड़ा अनस्टेबल टाइप का होता है, इसलिए ये आ रहा है हमारे बंडल शीट सेल में C4 कार्बन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये यहाँ आकर के क्या कर रहा है, इसका रीफिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन होने पर ये क्या है, एक इसका कार्बन जो है वो CO2 में ब्रेक डाउन हो रहा है एंड यहाँ पर 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, वो है हमारे पायरुवेट। यहाँ पर क्या है, जो CO2 हमारे रिलीज हुआ है ये कैल्विन साइकिल में यूज में ले लिया जाता है, क्योंकि C3 साइकिल होती है वहां पर काम ले लिया जाता है। और यहाँ आपको पता है बंडल शीट सेल में रूबिस्को एंजाइम होता है, तो इस तरह से यहाँ शुगर का फॉर्मेशन किया जाता है कैल्विन साइकिल के थ्रू। एंड यहाँ क्या है, बचा हुआ 3 कार्बन वापस जाता है हमारे मेसोफिल सेल्स में एंड देन वापस से आता है CO2, ऑक्सैलो एसिटिक बनता है, फिर से आता है CO2 बनता जाता है एंड ये इस तरह से ये साइकिल एक तरह से इस तरह से रन करती हुई जाती है। ये है हमारा C4 पाथवे, पूरी तरह से आपको अच्छे से क्लियर हुआ। यहाँ अब हम एनर्जी वगैरह देखते हैं। यहाँ क्या होता है, 6 होते हैं CO2, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है एंड यहाँ पर क्या है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमारे 30 ATP यूज में लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर 6 CO2 है तो 30 यहाँ क्या है ATP यूज में लिए जा रहे हैं एंड देन 12 जो है वो है हमारे NADPH। तो ये आपको याद रखना है कितना इनपुट हो रहा है एंड देन कितना आउटपुट लिया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, ये सब चीजें अपन ने देख ली है। फोटोसिंथेसिस इन C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because CO2 efficiently pumped into bundle sheet cells. ठीक है, little या or no chance of photorespiration. CO2 is not a limiting factor for C4 plants. C4 plants के लिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है हमारे C4 plants के लिए। यहाँ क्या है, कोई चांस नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ये हमने देख लिया हमारी किस तरह से साइकिल काम करी, दोनों साइकिल्स हमने यहाँ समझ ली है। अब हम ये देखना है किस तरह से हमारे C3 साइकिल है और C4 साइकिल है, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो C3 साइकिल है एंड C4 साइकिल है वो एक ही प्लांट में हो रही है। जैसे कि C3 जो प्लांट्स है इन्हीं में ही क्या है, C3 साइकिल भी रन हो रही है एंड C4 साइकिल भी रन हो रही है, चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं इसके लिए कुछ अलग से यहाँ काम कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। C3 जो प्लांट्स है इन्हीं में ही ये दोनों साइकिल्स रन कर रही है। बस यहाँ क्या है, C4 साइकिल में क्या है, थोड़ी सी लीफ के एनाटॉमी में इन्होंने चेंज किया है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है।
और थोड़ा जो डिफरेंस है वो अभी अपन देख रहे हैं अपनी साइकिल में। तो यहाँ क्या है, C3 प्लांट्स में क्या है, फिक्सेशन होता है हमारे CO2 का इन मेसोफिल सेल्स ओनली, ठीक है। जबकि C4 प्लांट्स में यहाँ क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन किया जाता है मेसोफिल सेल्स में एंड बंडल शीथ सेल में। मेसोफिल सेल्स में कैसे फिक्स होती है, यहाँ पर क्या है हमारी CO2 आती है, प्लस में पैप एंजाइम, सॉरी पैप होता है, पैप की एंजाइम की हेल्प से ये क्या है 4 कार्बन के प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, मेसोफिल सेल्स में इसका फिक्सेशन हो रहा है एंड देन यहाँ क्या हो रहा है, और जो बंडल शीथ सेल है वहां पर क्या हो रहा है, इसका अनफिक्स हो रहा है। तो इस तरह से दो जगह पर क्या है CO2 काम में ली जा रही है हमारे C4 प्लांट्स में। CO2 एक्सेप्टर इज RUBP ओनली, ठीक है, ये चीज आपको पता है, RUBP होता है वहां पर। जबकि यहाँ पर क्या होता है, पैप इज इन मेसोफिल सेल्स एंड RUBP होता है बंडल शीथ सेल में। यहाँ क्या है, CO2 को लेने वाला मेसोफिल सेल में आपने देखा था पैप होता है एंड बंडल शीथ सेल में आपको पता ही है कि C3 साइकिल रन होती है, तो यहाँ पर RUBP होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है जो कि 3 कार्बन का है, जबकि हमारे C4 पाथवे जो है उसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। अगर आपको वो पाथवे लर्न नहीं करना है इतना सब कुछ, तो आप ये चार्ट जो है वो लर्न करोगे तो भी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। वही सब चीजें ही देखो आप, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, पैप केस कहाँ बन रहा है, कहाँ क्या काम कर रहा है, वो सब चीजें। फ्रेंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स में होती है जबकि C3 में एब्सेंट होती है। फिर है ग्रेनम इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। ग्रेनम जो होता है हमारे मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि बंडल शीथ सेल्स में जो है C4 प्लांट्स के में एब्सेंट होता है, और मेसोफिल सेल्स में तो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि C4 प्लांट्स में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ है हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जबकि यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, 30 to 45 तक के टेम्परेचर को भी C4 प्लांट जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं। और यहाँ क्या है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो फिक्सेशन होता है CO2 का एट 50 ppm होता है, जबकि यहाँ पर 10 ppm होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो CO2 का फिक्सेशन होता है हमारे C3 प्लांट्स में होता है, ठीक है, एंड लेस इफिशिएंट होता है ड्यू टू हायर फोटो रेस्पिरेशन के कारण। जबकि हमारे फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो बहुत लेस देखा जाता है हमारे C4 प्लांट्स में। क्यों देखा जाता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को भी अडेप्ट कर लेते हैं, उसके अंदर भी क्या है रेजिस्टेंट रहते हैं, इसलिए क्या है मोर एफिशिएंट रहते हैं ड्यू टू लेस फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज आता है फिक्सेशन के लिए, जबकि यहाँ पैप एंड RUBP दोनों आते हैं। यहाँ क्या है 18 ATP यूज आती है टू यूटिलाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, जबकि यहाँ 30 यूटिलाइज करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ इफिशियंट होती है एट लो CO2, यहाँ हायर CO2 चाहिए होती है प्लांट्स को, एंड एग्जाम्पल है पैडी, वीट, पोटैटो एंड सो ऑन। और यहाँ पर शुगर केन, मेज, सॉरघम, एमरैंथस एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें हैं, इन दोनों में डिफरेंस किस तरह से कहाँ प्रोसेस काम कर रही है। तो इस तरह से हमने देख लिया हमारा C4 पाथवे जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब है हमारे कैम्प पाथवे। अब कैम्प पाथवे कैसे हमारे काम करता है, कैम्प पाथवे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ऑलेरी एंड रोहनी, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व्ड दैट CO2 फिक्सेशन अकर्स ड्यूरिंग नाइट इन द मेंबर्स ऑफ क्रेसुलेसी फैमिली, जिसमें सर्कुलेंट जो जीरोफिटिक आते हैं वो प्लांट्स हमारे आते हैं। यहाँ ये क्या होता है, कैम्प प्लांट्स में क्या होता है, ये जो प्लांट्स है जीरोफिटिक प्लांट्स है, ठीक है, इन प्लांट्स में क्या ये इस तरह से अपने आप को मॉडिफाइड कर चुके हैं कि इनको चाहे कितना ही टेम्परेचर दे दो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपने जो स्टोमेटा है उनमें इन्होंने अडेप्टेशन कर लिया है। इनके जो स्टोमेटा होते हैं नाइट टाइम में हमेशा ओपन होते हैं एंड डे टाइम में क्या है ये स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। अब डे टाइम में स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा तो किस तरह से हमारे CO2 को यूज में लेगा एंड क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ क्या किसी भी चीज का लॉस नहीं होता है, इन्होंने क्या है अपने अंदर ही अडेप्टेशन कर लिया है। तो ये देखो सर्कुलेंट्स एंड कैम्प प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कोटो एक्टिव। यहाँ क्या स्टोमेटा पाए जाते हैं, इन स्टोमेटा का नाम जो है वो है स्कोटो
एक्टिव स्टोमेटा यही क्या है, ओपन होते हैं हमारे नाइट टाइम में एंड क्लोज रहते हैं डे टाइम में, ठीक है। कैम प्लांट्स जो है हमारे यहाँ कुछ एग्जांपल्स है C4 प्लांट्स के, जैसे ब्रायोफिलम, कैलोकेशिया, ओपेंशिया, अगेव, एलो, यूफोरबिया, पाइनएप्पल, ठीक है, वेलविशिया जो कि जिम्नोस्पर्म होता है, ये सारे इसके एग्जांपल्स। दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड टू वाटर कंजर्वेशन, इन्होंने इस तरह से अडेप्टेशन किया है कि ये वाटर को कंजर्व कर सके, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ क्या है, मतलब एक तरह से डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं ये, तो इनको क्या है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लो अमाउंट में मिलती है, इसलिए क्या है वो अपने वाटर को जो है कंजर्व करके रखते हैं, इसलिए इन्होंने क्या इस टाइप का अडेप्टेशन अपनाया है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 is PAP and oxaloacetic acid is the first product. पैपकेज एंड रुबिस्को बोथ आर प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, पैपकेज एंजाइम भी होता है इनकी मेसोफिल सेल्स में एंड रुबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है। तो कैम पाथवे हम एक बार स्टार्ट करते हैं। ये है स्टोमेटा क्लोज, और स्टोमेटा क्लोज कब रहते हैं, हमारे डे टाइम में रहते हैं। ये है नीचे देखो आप पहले, ड्यूरिंग नाइट एंड ड्यूरिंग डे, तो डे में क्या है हमारे क्लोज रहते हैं, यहाँ ये गलत टाइप हो चुका है, ये है हमारे ओपन इन नाइट टाइम, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, नाइट, पहले हम डे टाइम का समझते हैं। यहाँ क्या है, स्टोमेटा क्लोज होने के कारण क्या है, ये देखो CO2 हमारे अंदर ही नहीं आ रही है, वाटर जो अंदर रहता है वो अंदर के अंदर ही हमारे पड़ा हुआ है। अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले मैं आपको नाइट टाइम का समझाती हूँ तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से, ये देखो नाइट टाइम में क्या हमारी स्टोमेटा ओपन है, तो CO2 अंदर आ रहा है एंड वाटर हमारा लॉस होकर के बाहर जा रहा है, कुछ अमाउंट में तो जाता ही, ये चीज आपको पता है। तो इस तरह से वाटर जो है हमारा बाहर जा रहा है, CO2 हमारा अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ CO2 बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, पैप हमारे यहाँ पड़ा ही था प्रोडक्ट, एंड यहाँ क्या है, ये दोनों मिलकर के वही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुए, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है थोड़ा सा रिएक्टिव फॉर्म होता है, इसलिए इसको मैलेट फॉर्म जो है इसका उसमें कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लेस रिएक्टिव फॉर्म होता है, तो स्टेबल फॉर्म इसको बोल सकते हैं। तो मैलिक एसिड क्या है, हमारे वैक्यूल में ओवरनाइट पड़ा हुआ रहता है, इसी फॉर्म में बना हुआ, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च होता है, ट्राइयूज फॉस्फेट होता है, इस तरह से पैप बनता रहता है, ठीक है। अब डे टाइम जैसे ही आता है, हमारे यहाँ CO2 नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ क्या है, जो नाइट टाइम में हमने स्टोर किया था मैलिक एसिड को, वही हम क्या है इसको यूज में लेते हैं। नाइट टाइम में स्टोर हुआ था, डे टाइम में इसको हम यूज ले रहे हैं, मैलेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। मैलेट से क्या है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, कार्बन 1 में एंड कार्बन 3 में, इस तरह से। तो कार्बन 3 जो था ये वापस क्लोरोप्लास्ट में आता है, केल्विन साइकिल को रन करवाता है, ठीक है। एंड इस तरह से हमारे ट्राइयूज शुगर का फॉर्मेशन होता है। ट्राइयूज क्या है, एक तरह से शुगर होता है 3 कार्बन वाले, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये साइकिल जो है वो रन होती है, किस तरह से डे में और किस तरह से नाइट में ये काम कर रही है, यहाँ ये ध्यान रखना है। वापस देखते हैं हम, यहाँ क्या है, नाइट में क्या हो रहा है, CO2 हमारी अंदर आ रही है, ठीक है। वाटर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, पैप प्लस में हमारे CO2 मिल करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर मैलेट में, मैलेट हमारे वैक्यूल में आ रहा है, वैक्यूल से ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होकर ही पड़ा रहता है, ठीक है। और स्टार्च, सुक्रोज का, यहाँ फ्रक्टैन, ये सब चीजें हैं, और पैप में ये कन्वर्ट होती है। इस तरह से हमारी ये सब चीजें हो गई है। अब डे टाइम में क्या होता है, जो स्टोर हमारा मैलेट था ये ऑक्सैलोएसिटिक में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से पैप में हुआ, CO2 रिलीज हुआ, CO2 हमारे यहाँ केल्विन साइकिल में आ गया, केल्विन साइकिल से रन होती रहेगी, और इसी तरह से ये चीजें वापस बनती रहेगी, चलती रहेगी। ये थी हमारी पूरी प्रोसेस। यहाँ पैपकेज एंजाइम है, ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मैलेट में कन्वर्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें थी हमारे कैम पाथवे की। तो आई होप आपको ये दोनों पाथवे क्लियर हुए होंगे। एक बार तीनों का कंपेयर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। CO2 आया, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन मेसोफिल सेल्स में। जबकि C4 प्लांट्स में क्या हो रहा है, CO2 हमारी सबसे पहले आ रही है मेसोफिल सेल्स में, फिर बंडल शीथ सेल में, इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि कैम प्लांट्स में क्या है, CO2 आती है, C4 प्लांट्स में क्या, जैसे ही यहाँ क्या है काम हो रहा है, नाइट टाइम में CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है सब नाइट टाइम में हो रहा है। फिर डे टाइम में मेसोफिल सेल्स में क्या है, यहाँ CO2 ब्रेक डाउन होती है और केल्विन साइकिल में यूज में ली जा रही है। ये थी हमारे तीनों पाथवे जो कि अपन ने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। आई होप आपको ये तीनों पाथवे बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, जो कि हमारे डार्क रिएक्शन के अंदर हम इनको
पढ़ते हैं। तो मैंने आपको तीनों पाथवे करवा दिए हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए भी होंगे। फिर भी कोई डाउट आ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।